हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल के माध्यम से एच लाल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रंजन सर। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगा और इंग्लिश के अंतर्गत जो 100 मार्क्स का बुक है उसमें हम लोग लिटरेचर के बारे में अध्ययन करेंगे। पोएम के बारे में हम लोग क्लास में भी स्टडी किए थे और वीडियो के माध्यम से जो बचा हुआ था ग्रैंड मदर हाउस उसको मैं पढ़ा चुका हूँ। बहुत सारे लोग वीडियो को पसंद भी किए हैं। आज हम लोग लिटरेचर में प्रोज के बारे में स्टडी करेंगे जिसका फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आज हम लोग इसी चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें जानेंगे कि ऑथर कौन है, लेखक कौन है, इन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के माध्यम से हम लोग को क्या बतलाना चाहा या फिर क्या इनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे उम्मीद है मैं पढ़ाऊंगा। यदि आपको वीडियो पसंद जरूर आएगा तो ध्यान देंगे। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के जो लेखक है, राइटर जो है, उनका नाम क्या है? महात्मा गांधी है। तो आइए उनके बारे में हम लोग जानते हैं। इंडियन देखिए हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चरल। जिन लिखा किसने है? महात्मा गांधी। किनके द्वारा लिखा गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी कि भारतीय संस्कृति एंड सभ्यता जो लिखा गया वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ये सब जो मैं बता रहा हूँ उसको नोटेट करेंगे, फिर मैं आपको समरी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, देखिए इनका बर्थ हुआ था यानी इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर। पोरबंदर नामक एक स्थान है जो कहाँ में है? गुजरात में। जो कहाँ में स्थित है? गुजरात में। गुजरात में एक पोरबंदर नामक स्थान है जहां पे इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और इनकी डेथ कब हुई थी? 30 जनवरी 1948। कहाँ हुआ था? इन न्यू दिल्ली, जो भी इंडिया का कैपिटल है ना। देखिए इनका डेट कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को। कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई। ठीक है, यानी महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर नामक स्थान पे गुजरात में हुआ था जो इंडिया में स्थित है। और डेट इनका कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 न्यू दिल्ली में। आइए इनके फादर्स नेम की मैं बात करता हूं। ठीक है, तो फादर्स नेम, इनके फादर्स ने महात्मा गांधी के पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। क्या नाम था? करमचंद गांधी। ठीक है, इनके पिताजी का क्या नाम था? करमचंद गांधी। और मदर्स नेम की अगर मैं बात करूं पुतलीबाई गांधी। ये सब आप लोग नोटेड पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत ज्यादा काम आएगा इसलिए इसको आप नोट करते जाइएगा। मदर्स नेम क्या था? पुतलीबाई गांधी। और वाइफ नेम की अगर बात किया जाए, वाइफ नेम, इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ठीक है, तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चरल जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी की अगर मैं बात करूं डिटेल में, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। डेट कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 न्यू दिल्ली में। फादर्स नेम की बात किया जाए तो करमचंद गांधी, मदर्स नेम पुतलीबाई गांधी और वाइफ नेम क्या था? कस्तूरबा गांधी। ठीक है, तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चरल के माध्यम से हम लोगों को क्या बतलाना चाहते हैं महात्मा गांधी के द्वारा। ऐसे हम लोग महात्मा गांधी के बारे में उम्मीद है बहुत सारे लोग जानते होंगे अच्छी तरह से। महात्मा गांधी, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, इनको हम लोग नेशनल फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं।
ठीक है। और आप लोग ऐसे भी जानते हैं कि 3 ऐसे हमारे इंडिया में है जो नेशनल फेस्टिवल के रूप में जानते हैं। 15 अगस्त है ना, 26 जनवरी, और क्या है 2 अक्टूबर, जो हम लोग को नेशनल फेस्टिवल के रूप में हम लोग जानते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी का जो जन्म नेशनल फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब ये हम लोग किताब के माध्यम से जानेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चरल में ऑथर के बारे में क्या बदलाया गया है। ये जो नोटेड पॉइंट है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए किताब के माध्यम से क्या कहता है मैं उसकी बात करता हूँ। तो लाइन बाय लाइन की मैं बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो भी एक ऑथर के बारे में लिखा गया उसकी मैं बात करता हूँ। मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरिटी नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन। कहता है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी का जो बचपन का नेम था क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी पूरा नाम जिसको हम कह सकते हैं। महात्मा गांधी का फुल नेम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। और इनको पॉपुलरिटी का मतलब होता है लोकप्रिय, लोकप्रिय नाम जो जाना जाता है। इनको 2 लोकप्रिय नामों से जाना जाता है। क्या नाम है, बापू, इनको लोग बहुत प्यार से बापू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बापू। और इनका जो पॉपुलरिटी है यानी लोकप्रियता है जो, और इनका जो नाम है यानी जिसको हम लोग जानते हैं पूरे इंडिया के लोग जितने भी लोग हैं सभी को इनको बोलते हैं फादर ऑफ नेशन। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ नेशन। देखिए इनका पूरा नाम क्या था महात्मा गांधी का, मोहनदास करमचंद गांधी। और इनकी जो लोकप्रियता है ये 2 नामों से इनको जाना जाता है। पहला फादर ऑफ नेशन यानी मीन्स कहने का मतलब राष्ट्र का राष्ट्रपिता, ठीक है। और एक बापू, 2 हम लोग बचपन अच्छी तरह से जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में। उसके बाद क्या, वाज मोर एन स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। इसमें कहा गया है कि महात्मा गांधी एक ऐसे पॉलिटिशियन थे, मीन्स कहने का मतलब पॉलिटिशियन और एक स्पिरिचुअल लीडर मीन्स होता है। स्पिरिचुअल लीडर मीन्स होता है आध्यात्मिक लीडर। आध्यात्मिक लीडर का मतलब कि वो सिर्फ मानवता के लिए, सत्य के लिए लड़ाई लड़ता हो। और एक पॉलिटिशियन का मतलब होता है जो चेयर यानी कुर्सी के लिए, अपनी राजगद्दी के लिए जो अपना काम करता हो उसको हम लोग पॉलिटिशियन बोलते हैं। इनका कहना है कि बाज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन। कहते हैं पॉलिटिशियन से ज्यादा ये आध्यात्मिक लीडर थे, आध्यात्मिक लीडर से इनकी जान पहचान हुई। कहता है ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कहता है कि इन्होंने अंग्रेजी शासक, जो भारत में अंग्रेज का जो शासक था उसके रूप में महात्मा गांधी जो मुख्य हथियार के रूप में इन्होंने जो प्रयोग किया वो क्या था, सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इन्होंने जो भारत को आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो मुख्य हथियार इन्होंने अपनाया वो कौन सा हथियार अपनाया, सत्य और अहिंसा का रूल पे चले। एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और जो भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद किया। फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेट इंडियन पॉलिटिक्स। कहता है कि 1915 से 1948 तक इन्होंने पूरा जीवन अपना जो है राजनीतिक में, भारतीय राजनीतिक में योगदान किया। He died at hand of a fanatic on 30 जनवरी 1948। कहता है कि वो 30 जनवरी 1948 को मारे गए। कब मारे गए, उनकी मृत्यु कब हो गई, 30 जनवरी 1948 को मारे गए। किन के हाथ से मारे गए, एट द हैंड ऑफ फैंटास्टिक। मतलब कहने का मतलब कि धर्मांध। धर्मांध किसको बोलते हैं, फैंटास्टिक मीन्स होता है धर्मांध। धर्मांध का मतलब होता है जो धर्म में अंधा हो। जैसे हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी को मारने वाला कौन था, गॉडसे। धर्मांध का मतलब होता है जो सिर्फ अपने धर्म के लिए। तो उनको किसने मारा, महात्मा गांधी को गॉडसे, जो हम लोग जानते हैं। और हिज ऑटोग्राफी, कहता है उनकी आध्यात्मिक कथा जो होती है, जो ऑटोग्राफी मीन्स आप लोग समझते हैं, ऑटोग्राफी मीन्स होता है जो अपने बारे में लिखा गया हो, ठीक है। कहता है हिज ऑटोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। कहता है उनका जो ऑटोग्राफी था आध्यात्मिक मतलब उनके जो डिटेल जो उनके बारे में जो लिखा गया था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरा एक्सपेरिमेंट। एंड द न्यूमेरिकल आर्टिकल दैट ही रोड फॉर यंग इंडिया। और कहता है उनका जो लेख था, छोटा छोटा जो लेख लिखा गया था वो यंग इंडिया के लिए उन्होंने भी लिखा। एंड द स्पीच दैट ही डिलीवर ऑन द डिफरेंट ओकेजन। और कहता है कि
अनेक प्रकार के अवसरों पे, अनेक अवसरों पे, मुख्य अवसरों पर उन्होंने अपना भाषण भी दिया, स्पीच भी डिलीवर किया। रिवल हिम टू नॉट ओनली एज ओरिजिनल थिंकर बट आल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ द चेस। कहता है कि वो जो है यह साबित करने की कोशिश नहीं करते कि हम ही मतलब हम स्वयं ओरिजिनल थिंकर में होता है, सिर्फ अपने बारे में सोचने के लिए नहीं। उनका ये कहना था कि वो इस चेस में मतलब भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। आइडोमेटिक इंग्लिश इन द फ्लोविंग एक्सट्रेट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कहता है कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का जो सारांश है उसमें आइडोमेटिक इंग्लिश मतलब कि इसमें जो दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा ये जो नोटेड पॉइंट है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये जो आपकी जो लिखा गया महात्मा गांधी के द्वारा, इसको बोला गया आइडोमेटिक इंग्लिश। मतलब इसमें कहीं ना कहीं मुहावरे का प्रयोग किया गया है। गांधी टेक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन व्हिच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड एट द पैसेज ऑफ टाइम। कहता है कि महात्मा गांधी कहता है साउंड ऑफ फाउंडेशन ऑफ इंडियन, कहता है कि नींव, साउंड फाउंडेशन मीन्स होता है स्वस्थ इंफॉर्मेशन, नींव जिसको बोल सकते हैं हम लोग। कहता है कि भारत की जो स्वतंत्रता सिविलाइजेशन का जो नींव है उन्होंने उसको रखने की कोशिश किया। किसके माध्यम से? इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के माध्यम से हम लोग भारतीय लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी जो टाइम है, पैसेज जो है, जो सिविलाइजेशन है उसको बतलाने की उन्होंने कोशिश किया है। कहता है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन व्हिच हैड द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी। कहता है कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, पश्चिमी जो सभ्यता है, वो कहता है मटेरियल को निर्माण करने में, यानी कि कहने का मतलब कि साइंस के रूप में जो बनाया जाता है, वस्तुओं के रूप में साइंस के माध्यम से जो बताया जाता है, निर्माण किया जाता है वस्तुओं का, जैसे हो गया मशीन जिसको आप कह सकते हैं, उस पर वो ज्यादा फोकस करते हैं। कांट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारतीय सभ्यता से मैच नहीं करता। वेस्टर्न सिविलाइजेशन बिल्कुल डिफरेंस हो गया, मीन्स अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के अनुसार यदि मैं बात करूं तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन इंडियन सिविलाइजेशन से कहीं भी मैच नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो मशीन निर्माण करने में, यानी कि साइंटिफिक जो थिंग्स है, मटेरियल, उसको निर्माण में ज्यादा डिपेंड करता है। लेकिन हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन है, भारतीय जो सभ्यता है, वो क्या कहता है? दे एलिवेट द मोरल बीइंग। कहता है कि जो हमारी जो सभ्यता है वो मानवता का प्रतीक है, वो मानवता को प्यार का प्रतीक है, वो लोगों को समझाने का प्रतीक थे, किसी की भावनाओं को व्यक्त करने का प्रतीक थे। कौन? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चरल। ये महात्मा गांधी का सोच है, ठीक है। तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चरल में जो अबाउट द ऑथर था, तो मैं आपको सबसे पहले दो नोटेड पॉइंट और आपको मैं बता देता हूँ। क्या यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो नोटेड पॉइंट क्या है। पहला उनका, मान लिया ऑब्जेक्टिव में ये आ जाए कि उनका ऑटोबायोग्राफी क्या है, यानी कि आत्मकथा जिसको हम लोग कहते हैं। तो क्या था? माई एक्सपेरिमेंट। क्या था? माई एक्सपेरिमेंट। देखिए क्या था? माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए कि अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो क्या आपको करना है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। क्या? महात्मा गांधी का क्या है? ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि इनकी आत्मकथा है, जो कहाँ मिलेगा आपको? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने एक संवाद क्या किया? किसकी संवाद किया? यंग इंडिया का। किसका? इनके द्वारा जितना भी आर्टिकल मिलता था, ठीक है, छोटा छोटा आर्टिकल लिख जो मिलता हो, किसमें? यंग इंडिया। इन्होंने संपाद किया था, इसके बारे में इन्होंने स्थापना यंग इंडिया के लिए इन्होंने जो भी लिखा वो आर्टिकल के रूप में। और इनका ऑटोबायोग्राफी अगर आप जानना है तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है। और उसके बाद इनका जो नोटेड पॉइंट था, पहला मैंने क्या बताया था? फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन, ठीक है। और क्या इनका जो था? बापू, जिनकी लोकप्रियता, हम लोग अभी भी बापू वर्ड यूज करते हैं हमेशा, या फादर ऑफ नेशन। कभी भी ऑब्जेक्टिव आए विद कॉल्ड फादर ऑफ नेशन, तो हम लोग किसमें टिक करेंगे? महात्मा गांधी में आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन, तो वहां पे आपका 4 ऑप्शन रहेगा, तो हम लोग यूज क्या करेंगे? महात्मा गांधी वहां पे चूज करना है। हु इज कॉल्ड बापू, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? महात्मा गांधी को चूज करेंगे। और भी रह सकता है हु इज, यहाँ पे रहेगा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी कहने का मतलब कि ये किसका ऑटोबायोग्राफी है, तो किसका है? महात्मा गांधी का है, ठीक है।
तो ये जितनी सारी जो है आपको किसके बारे में बताएगा, महात्मा गांधी के बारे में बताया गया। और आपको तो पता है बढ़िया से कि प्रोज में काफी लंबा होता है, 2-3-4 घंटा आपको लग जाएगा इसमें, तो मैं लाइन तो आपको एक्सपेरिमेंट डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। कम से कम आपको समरी के माध्यम से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के क्या बतलाना चाहते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं महात्मा गांधी, मैं आपको समरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा, और जो भी मैंने अभी तक आपको नोटेड पॉइंट बताया है उसको आप लोग नोट करते जाएंगे, ये आपके लिए ज्यादा प्रॉफिट होगा। देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो हम लोग पढ़ रहे थे, अभी ऑथर के बारे में जान रहे थे, या फिर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो क्या कर रहा था उसके बारे में। अब ये जो आप दिखाई दे रहा है ये आपका समरी है, ठीक है। वो जब आप स्टडी करेंगे तो उससे आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आपको 100% है। बिहार बोर्ड की एग्जाम में जब बोर्ड एग्जाम दीजिएगा 12 का, तो इसमें 5 मार्क्स का आता है लिखने के लिए समरी। तो 2 प्रकार के समरी आए, एक पोएम के लिए आता है और एक प्रोज के लिए आता है। तो पोएम के लिए तो मैं पढ़ा चुका हूँ, ये प्रोज के लिए जब समरी आएगा तो इसको बस स्टेप बाय स्टेप लिख देना है, आपको 5 मार्क्स का ही आएगा और इसको लिखना है ऐसे, ठीक है। तो ध्यान से समझने की इसको कोशिश कीजिएगा कि ये क्या कहता है, ठीक है। तो आइए देखिए, हम इसका स्टेप बाय यानी लाइन बाय लाइन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और फिर आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आइए देखिए क्या कहता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो हिंदी है वो क्या कहता है, क्या कहना चाहते हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के माध्यम से हम लोग को क्या बतलाना चाहते हैं महात्मा गांधी, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, द चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। कहता है कि पार्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये जो पार्ट था, क्या था, ये पार्ट था इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो पार्ट है वो किसके द्वारा लिखा गया, रिटन बाय महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। कहता है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो पार्ट है, ठीक है, वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। द प्रेजेंट चैप्टर मतलब जो वर्तमान में जिस पार्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कहता है द प्रेजेंट चैप्टर इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय हिम। कहता है जो वर्तमान में जो पार्ट है जो पढ़ रहे हैं हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उनके द्वारा दिया गया भाषण है। कब उनके द्वारा भाषण दिया गया, व्हेन मतलब जब, some Indians were copying the civilization and culture of England। कहता है कि इनके द्वारा जो ये पार्ट है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, कहते हैं इनके द्वारा दिया गया एक भाषण है। ये जब इंडियन, कब, जब बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारे भारतीय लोग ऐसे थे जब अंग्रेज की संस्कृति और सभ्यता को क्या कर रहे थे, पालन कर रहे थे, मतलब उनका कॉपिंग मतलब नकल करना शुरू कर दिए थे। देखिए, सम इंडियन देयर कॉपिंग द सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ इंग्लैंड। कहता है कि जब कुछ भारतीय इंग्लैंड की संस्कृति और सभ्यता को नकल करना शुरू करते थे। कब भाषण दिए, जब शुरू कर रहे थे, यानी कि उसके बाद देखिएगा, ही सेड दैट, वो कहते हैं, कौन, महात्मा गांधी, ही का प्रयोग महात्मा गांधी के लिए किया गया। ही सेड दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज एज ओल्ड एज द सिविलाइजेशन ऑफ अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। कहता है कि वो कहते हैं क्या, कि भारतीय जो सभ्यता है विश्व के दूसरे देश की जो सभ्यता है उससे अत्यधिक पुरानी है। कौन कह रहे हैं, महात्मा गांधी। कहता है कि अदर स्टेट, आप यूरोपियन सिविलाइजेशन की बात कर लीजिए, या फिर और अदर कंट्री का सिविलाइजेशन हो गया, इंग्लैंड का हो गया, अमेरिका का हो गया, या फिर अदर कंट्री जो भी विश्व के कंट्री जहाँ पे सिविलाइजेशन फॉलो किया है, उनकी सिविलाइजेशन जो है उससे कहीं पुरानी हमारी सिविलाइजेशन है। कौन सी सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता जो है, कहता है विश्व के दूसरे देशों से हमारी सभ्यता काफी पुरानी है। बट the people of other country have changed their civilization according to time and their necessity। लेकिन कहता है क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, लेकिन people of other country, लेकिन कहता है विश्व दूसरे देश के लोग have changed their civilization, अपनी सभ्यता को बदल दिए। कैसे, अकॉर्डिंग टू टाइम एंड देयर सिचुएशन, जैसे जैसे उनकी समय परिवर्तन हुआ, उनकी जरूरत बढ़ती गई, उसके अनुसार देश के विश्व के जो दूसरे देश थे वो अपनी सभ्यता में क्या कर दिए, परिवर्तन लाए। लेकिन हमारे भारतीय सभ्यता में कोई परिवर्तन नहीं हुई। बट इंडियन सिविलाइजेशन इज वेरी ओल्ड, लेकिन भारतीय जो सभ्यता है आज भी हमारी सभ्यता, जो पुरानी सभ्यता को हम लोग फॉलो वही कह रहे कि जब कुछ लोग, हमारे कुछ ऐसे देशवासी थे, ऐसे इंडियन पीपुल थे, ऐसे
कुछ लोग थे जो हमारी सभ्यता को छोड़कर कौन सी सभ्यता अपनाना शुरू कर दिए, इंग्लैंड की सभ्यता, वैसी सभ्यता जो हमारे भारत में उसका कोई महत्व नहीं है। तब महात्मा गांधी ने स्पीच दिया था कि नहीं, हमारी सभ्यता तो खत्म हो जाएगी जब लोग इंग्लैंड की सभ्यता को अपनाना शुरू करेंगे, ब्रिटिश रूल के अनुसार चलना शुरू कर देंगे, तो फिर भारतीय सभ्यता की क्या हालत होगी। तब उन्होंने एक स्पीच दिया जिसका नाम दिया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और कहते हैं कि हमारी जो सभ्यता है, भारतीय जो सभ्यता है, जितनी पुरानी सभ्यता है उतनी विश्व के किसी भी देश में कोई पुरानी उतनी सभ्यता नहीं है। ही सेड दैट, वह कहते हैं, सम ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कहता है कि कुछ ऐसे विश्व के देश है, कुछ ऐसे विश्व के देश हैं, आर इमिटेटिंग इंडियन सिविलाइजेशन, जो हमारी भारतीय सभ्यता उसका अनुकरण करते हैं। अनुकरण का मतलब जैसे जैसे हमारी सभ्यता भारतीय सभ्यता कहती है उसका अनुकरण करने का मतलब उसका पालन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे देश का सिविलाइजेशन डिफरेंट होगा और हमारी जो भारतीय सिविलाइजेशन वो बिल्कुल डिफरेंट है। लोगों के सिविलाइजेशन से जो हमारी सिविलाइजेशन वो बिल्कुल डिफरेंट है। हमारी सभ्यता कुछ और कहती है और अदर कंट्री का सिविलाइजेशन जो है कुछ और कहती है। तो वही कहता है महात्मा गांधी, क्या कर रहे हैं कि हमारी सभ्यता इतनी अच्छी है, इतना रोचक है, इतना मतलब वो मानवता है, ठीक है, कि दूसरे विश्व के दूसरे देश भी इसका क्या करना शुरू कर दिए, अनुकरण। इमिटेटिंग मींस होता है अनुकरण करना। बिकॉज, क्यों भाई, क्यों कर रहे, बिकॉज क्योंकि ऑफ इट्स क्वालिटी, इसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, इसकी जो गुण है वो क्या है, हमारी भारतीय सभ्यता का जो गुण है, लाइक यूनिटी, एकता। हमारी जो सिविलाइजेशन है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जो क्या है, यूनिटी है, एकता है, उसके चलते दूसरे देश भी उसको क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। सेल्फ कंट्रोल क्या है, आत्मविश्वास है। सेल्फ कंट्रोल का महत्व धैर्य जिसको कह सकते हैं। ट्रू लव, ट्रू लव में होता है सच्चा प्यार, प्रेम यहाँ पे मिलता है। हमारी सभ्यता में क्या है, प्रेम है। ब्रदरहुड, भाईचारा है, हम लोग साथ में रहकर काम करते हैं, मिलकर बात करते हैं। यहाँ किसी भी धर्म की कोई डिफरेंस मान्यता दी जाती नहीं है। एंड सेटिस्फैक्शन, और हमारी इंडियन सिविलाइजेशन में संतुष्टि मिलती है। इसीलिए कहते हैं महात्मा गांधी कि हम लोग क्यों दूसरी सिविलाइजेशन को फॉलो करेंगे, हम क्यों इंग्लैंड की सिविलाइजेशन को फॉलो करेंगे, हमारी सिविलाइजेशन के तो लोग फॉलो करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी सभ्यता में क्या है, यूनिटी है, एकता है, हमारी सभ्यता में सच्चा प्यार है। यानी कहने का मतलब कि हम लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। ब्रदरहुड, भाईचारा है हमारी सभ्यता में, सेटिस्फैक्शन है। और इनका कहना था क्या कि हम अपने सिविलाइजेशन से यानी भारत की जो सभ्यता है उससे हम लोग को संतुष्टि मिलती है। इसी कारण दूसरे देश के भी हमारी जो सिविलाइजेशन उसको फॉलो करते हैं। ही सेड दैट, वो कहते हैं इंडियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। कहता है कि उनका ये भी कहना था कि हमारी जो सभ्यता भारतीय सभ्यता जो है यूरोपियन सिविलाइजेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, देखिए, ही सेड दैट इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। उनका कहना था, किनका, महात्मा गांधी का कहना था कि भारतीय सभ्यता जो है यूरोपियन सिविलाइजेशन से यानी कि यूरोप की जो सभ्यता है उससे डिफरेंट यानी अलग है, फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। बिकॉज, क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन टीच द लेसन ऑफ मोरलिटी। कहता है कि भारतीय जो सभ्यता है मानवता का पाठ पढ़ाता है। क्या करता है, मानवता का पाठ पढ़ाता है। बट यूरोपियन सिविलाइजेशन टीच द लेसन ऑफ इमोरलिटी। कहता है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन है जो यूरोपियन सभ्यता जो है वो मानवता का पाठ नहीं पढ़ाता है। भारतीय सभ्यता जो है किसका पाठ पढ़ाता है, मोरलिटी का, मानवता का। ठीक है, और यहाँ पे जो है यूरोपियन सिविलाइजेशन वो मानवता का पाठ नहीं पढ़ाता है। मैं आपको समझाता हूँ कि मानवता क्या होती है और जो इमोरलिटी और मोरलिटी का मतलब मैं आपको पहले समझा देता हूँ। मानवता का मतलब होता है कि जैसे आप किसी के प्रति प्यार, स्नेह, भाईचारा है ना, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, यूनिटी जिसको बोलते हैं, एक साथ रहना है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, अगर आप चार भाई आप आपस में मिलकर रहते तो इसको बोलती है यूनिटी। ठीक है, एक दूसरे पर बिलीव करना। तो कहता है कि मानवता इसी को कहते हैं, किसी को हेल्प करना, किसी की सहायता करना, असहाय लोगों को मदद करना, इसको क्या बोलते हैं, मानवता बोला जाता है। लेकिन कहता है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन में इसकी कोई अस्तित्व भी नहीं। वहाँ पे सिर्फ क्या कि नए नए मशीनों का निर्माण करना, नए नए सर्टिफिकेशन, जो भी साइंटिफिक जो थिंग्स होता है उसका इन्वेंशन करना वहाँ पे होता है। इसीलिए कहा गया है कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है मोरलिटी कहलाती है और यूरोपियन सिविलाइजेशन जो इसको क्या बोलते हैं, इमोरलिटी। कहता है इन इंडिया, कहता है भारत में नेचर इज वैल्यूएबल एंड वर्शिप एज ए गॉड। कहता है कि भारत में जो प्रकृति है क्या है, मान्यता है। कहता है
इन इंडिया नेचर इज वेरिएबल एंड वर्शिप एज ए गॉड। कहता है कि प्रकृति का महत्व, जैसे इन्वायरमेंट जी कह सकते हैं आप, पर्यावरण जिसको कह सकते हैं, उसको कहता है कि भगवान के रूप में पूजा जाता है। बट इन यूरोप मशीन आर अवेलेबल, लेकिन कहता है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन में आप जाइएगा तो वहां पे प्रकृति का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, वहां पे किसका वैल्यू है? सिर्फ और सिर्फ मशीन का निर्माण करना, नए नए मशीनों का निर्माण करना, अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करना। देयरफॉर इसीलिए न्यू मशीन आर इन्वेंटेड डेली। इसीलिए जो यूरोपियन सिविलाइजेशन के लोग आते हैं, उस सिविलाइजेशन के अंतर्गत जो भी कंट्री आते हैं, वहां के लोग हमेशा नए नए मशीनों का निर्माण करते हैं। इन इंडिया, भारत में, इंडियंस लिव्स विद सेटिस्फैक्शन एंड दे स्पेंड देयर लाइफ विद फुल ऑफ प्लेजर विद देयर फ्रेंड्स रिलेटिव बिकॉज दे इनफ टाइम। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे, इन इंडिया, भारत में, इंडियंस, भारतीय, लिव्स विद सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि के साथ रहते हैं, एंड और दे स्पेंड देयर लाइफ विद फुल ऑफ प्लेजर, और अपने जीवन के खुशी का जो समय होता है, टाइम जो होता है, स्पेंड विद देयर फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ व्यतीत करते हैं। कहना क्या है कि वो लोग, जितने भी यूरोपियन सिविलाइजेशन के जो लोग हैं, वो सिर्फ अपना टाइम जो भी है वो मशीन बनाने में ही क्या कर देते हैं? स्पेंड कर देते हैं। लेकिन हमारे जो भारतीय लोग हैं वो क्या करते हैं कि जो अपना जो संतुष्टि, जो सेटिस्फैक्शन, अपना जो टाइम है वो अपने रिलेटिव के साथ, फ्रेंड के साथ भी वो स्पेंड करते हैं। क्यों? बिकॉज दे इनफ टाइम, क्योंकि उनके पास टाइम है। ही सेड दैट, वह कहते हैं, आवर सिस्टर लिव हैप्पीली, कहता है कि हमारे पूर्वज, हम ही नहीं, हम ही संतुष्टि के साथ नहीं रहते, हम भी अपने रिलेटिव के साथ नहीं रहते, हमारे पूर्वज, जो हमारे पूर्वज का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, कहता है इसे डेट, वो कहते हैं आवर सिस्टर लिव हैप्पीली, कहते हैं वो भी खुशी के साथ रहते थे। बिकॉज, क्योंकि द लाइफ ऑफ द पुअर वाज बेटर देन द रिचर, उनका कहना था, किनका? हमारे सिस्टर, जो हमारे पूर्वज है, उनका कहना था कि जो गरीब का जो जीवन होता है, गरीब का जो जिंदगी होता है, वो अमीरों से काफी अच्छा होता है, उनसे अच्छा होता है। सपोज सिंपल सी लॉजिक है, समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे भी देखिए, गरीब क्या है, अपने स्वास्थ्य की ओर जाता है, खाता पीता है, मस्ती करता है और एंजॉय करके रह जाता है। लेकिन अमीर लोग क्या, पैसे के पीछे भागते हैं कि मेरे पास पैसे कहाँ से आएगा, कैसे अर्न करे, हार्ड वर्क करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, बढ़िया से सो नहीं सकते। लेकिन गरीब लोग क्या, खाएगा अपना, कमाएगा, बेचारा क्या करते हैं, अपना आराम से सोते हैं। लेकिन इसीलिए इन्होंने कहा है कि हमारे पूर्वज करते हैं क्या, ऑफ द पुअर वाज बेटर देन रिचर, कहता है कि हमारी जो जिंदगी है, वो गरीब का जो जिंदगी है वो अमीरों से अच्छा था। ही सेड दैट, वो कहते हैं, आवर सिस्टर डिड नॉट लाइक लार्ज सिटी, कहता है कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वज ही, कहता है कि बड़े बड़े शहरों को पसंद नहीं करते थे। बड़े बड़े शहर मतलब बहुत सारे, जहाँ पे लार्ज पीपुल रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं, अजीब अजीब लोग रहते हैं, अमीर गरीब का फर्क हो, बहुत सारे वातावरण का फर्क हो, बोलचाल की भाषा, मतलब धर्म का भी फर्क वहां पे आ जाए, तो उसी को वो कहते हैं क्या कि अ सिस्टर डिड नॉट लाइक लार्ज सिटी, कहता है कि बड़े बड़े शहरों को पसंद नहीं करते। कौन? हमारे पूर्वज। बिकॉज, क्योंकि दे थॉट that in a large city people treated the nonsense and villager, क्योंकि वो सोचते थे, कौन? हमारे पूर्वज सोचते थे। कौन कह रही है? महात्मा गांधी की। हमारे पूर्वज सोचते थे कि बड़े बड़े जो शहर होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ के क्या होते हैं, एनाउंसेंट मतलब निर्दोष, ठीक है, और विलेजर मतलब जो ग्रामीण जो रहते, ग्रामीण वाले लोग जो शहर में जाते थे, उन लोगों को क्या करते थे, चीटेड करते। चीट करना का मतलब उनके साथ धोखा देना। जैसे आप अभी आप कहीं सफर पे जाइए, आप दिल्ली जाइए, बेंगलोर जाइए, कोलकाता जाइए, आपको वहां पे कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको क्या करेंगे, आपको ईमानदार समझ के, या फिर आपको जो भी कह सकते हैं, लिटरेचर जो भी समझेंगे, क्या वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो उनके साथ वो क्या करते हैं, चीट करते हैं, उनके साथ क्या करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। जैसे आप दिल्ली किसी भी स्टेशन पे जाइए तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो आपके साथ चीट करना शुरू कर देते हैं। तो वही करते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार कहा गया है कि हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, वो कहते थे कि बड़े बड़े शहरों में जो है ना, गाँव वाले लोग जो गाँव से जो बाहर जाते थे शहर में, उनको क्या करते थे, वो चीट करते थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी का कहना है कि जो हमारी सभ्यता है ना, वो उस प्रकार की सभ्यता आपको कहीं और नहीं मिलेगा। देखिए, एट लास्ट, अंत में, ही सेड दैट, वो कहते हैं, कौन? महात्मा गांधी, बोथ इंडियन यूरोपियन सिविलाइजेशन आर गुड। अंत में वो कंपैरिजन करने के बाद उन्होंने बताया क्या कि दोनों सिविलाइजेशन अच्छे। अंत में क्या कर रहे हैं वो, कि दोनों सिविलाइजेशन अच्छे हैं अपने लिए। कहता है इंडियन सिविलाइजेशन भी और यूरोपियन सिविलाइजेशन भी अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं, बट इंडियन सिविलाइजेशन इज गुड फॉर
द पीपुल ऑफ इंडिया, कहता है कि जो भारतीय सभ्यता है, ठीक है, भारत के लोगों के लिए अच्छी है, और यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है यूरोप के लोगों के लिए अच्छा। देखिए, एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन इज गुड फॉर पीपुल ऑफ यूरोप, कहता है कि हमारी सभ्यता हमारे लिए अच्छी है और यूरोप की सभ्यता यूरोप वासियों के लिए अच्छी है। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का जो मैंने समरी आपको पढ़ाया स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, वो काफी आपको समझ में आया होगा, तो आप लाइक कमेंट जरूर करेंगे। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको वीडियो पसंद आएगा और आशा है कि आप जरूर इसको समझने की कोशिश करेंगे। और जो बच्चे बिहार बोर्ड के, खास करके बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको अच्छी तरह से समझेंगे। कहीं भी अगर आपको दिखाई नहीं दे कोई वर्ड मीनिंग का प्रॉब्लम हो लेकर, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स करेंगे। और मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो भारतीय सभ्यता है, उसी को हम, उसकी परंपरा को हम लोग कायम रखेंगे। और आप सभी स्टूडेंट लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि जो हमारी सभ्यता कहता है उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे। दूसरी सभ्यता को फॉलो करने से कोई प्रॉफिट नहीं होगा। हमारी जो सभ्यता है उसमें भाईचारा, ईमानदारी, ठीक है, प्यार, सब कुछ मिलेगा। अगर आप कंट्री का सिविलाइजेशन को फॉलो करते हैं तो आपको कोई प्रॉफिट वहाँ नहीं मिलेगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज बेटर देन ऑल द ओवर ऑफ द वर्ल्ड सिविलाइजेशन। ठीक है, तो आप अपने सिविलाइजेशन के साथ रहें, हमारी जो सभ्यता है उसके अनुसार पालन करें। थैंक यू।